देखिए, आपको अपनी डेली लाइफ में कई सारे लीगल टाइटल सुनने में आए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर, एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बैरिस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर नहीं सुना है तब भी जान लो, क्योंकि जीवन में बहुत जरूरी है इन टाइटल्स को जानना, क्योंकि किसको कब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएं वो किसी को नहीं मालूम। चलिए ये सब बातें हटाता हूँ, सीधे मुद्दे पे बात करता हूँ। पहला टर्म है लॉयर। बहुत सिंपल टर्म है, बहुत लोग जानते होंगे। लॉयर कोई भी बंदा है जिसके पास लॉ की डिग्री है, ईदर इन 3 ईयर प्रोग्राम। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप लॉयर कहलाओगे, लेकिन इसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है। लॉ की डिग्री लेने के बाद आपको लॉ का ज्ञान तो हो जाएगा, आप लोगों को अपनी एडवाइस दे सकते हो, लीगल एडवाइस दे सकते हो, लेकिन बाउंडेशन क्या है कि कोर्ट में आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, उनकी तरफ से आप आर्ग्यू नहीं। तो ये होती है लॉयर की डेफिनेशन। अब दूसरे टर्म पे चलते हैं, बैरिस्टर। अब देखिए, बैरिस्टर बिल्कुल ही सेम है लॉयर की डेफिनेशन से, बस उसमें डिफरेंस इतना है कि जो लॉयर इंग्लैंड से अपनी लॉ की डिग्री पूरी करता है उसको बैरिस्टर बोला जाता है, और बाकी सारे देश से जो लॉ की डिग्री की है उनको हम लॉयर बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा लॉयर बैरिस्टर सेम है। तीसरा टर्म है एडवोकेट। अब मैंने आपको बताया था लॉयर के पास आप मतलब पावर नहीं होती है कि अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जाके आर्ग्यू करे या उसको रिप्रेजेंट करे, लेकिन अगर उस लॉयर को ये सारी पावर्स चाहिए तो उसको एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का AIBE एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जब वो इस एग्जाम को क्लियर करेगा तब उसका रजिस्ट्रेशन बार में हो जाएगा, तब उसको लाइसेंस मिल जाएगा, और लाइसेंस से उसको मिलेगी पावर टू रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट इन द कोर्ट और आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ हिम इन द कोर्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एन एडवोकेट। एडवोकेट बनने के बाद आप किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हो, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो और किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस एग्जाम को देने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टर्म आता है सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट आपको नाम से पता चल जाएगा, सीनियर होते हैं, एंड ऑब्वियसली उनका जो मतलब लीगल प्रैक्टिस होता है उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, उनको काफ़ी स्पेशल नॉलेज होती है, हाई लेवल नॉलेज होती है। लेकिन सवाल निकल के आता है कि भैया ये डिसाइड कौन करता है कि सीनियर एडवोकेट कौन है या कौन सा एडवोकेट सीनियर एडवोकेट बनेगा? तो ये डिसाइड करती है हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली उनका एक सेट पैरामीटर्स है जिसको अगर कोई एडवोकेट पूरा करता है तो ही इज एलिजिबल टू बी अ सीनियर एडवोकेट। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट ये है कि कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ, इस बंदे को, इस एडवोकेट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है, उनकी उम्र मिनिमम 45 ईयर्स है, एंड ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर एज एन एडवोकेट। और ये भी नहीं है कि 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे एलिजिबल हो जाओगे, मतलब प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। काफी सारे केसेस में, बड़े केसेस में आपको मतलब आर्ग्यू करना होगा, उन्हें जीतना भी होगा, तभी तो मानेंगे ना आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है, तभी आप ये केसेस जीते हो ना। आप सीनियर एडवोकेट बनने के बाद सीनियर एडवोकेट को एक अलग गाउन दिया जाता है जो नॉर्मल एडवोकेट से अलग होता है। उससे पता चलता है हाँ भैया ये सीनियर एडवोकेट है, ही इज क्रीमी लेयर, एंड दिस डेजिग्नेशन इज गिवन बेस्ड ऑन स्पेशल नॉलेज एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसके बाद भैया एक टर्म आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये भी एक एडवोकेट की प्रजाति होती है। अब ये क्या होता है कि जैसे आप जानते हो जितनी भी कोर्ट्स हैं इंडिया में, उनका काम करने का तरीका एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होता है। वैसे ही सिमिलरली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी काम करने का तरीका अलग है, प्रोसीजर्स अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अलग हैं। और इन्हीं रूल्स में से सुप्रीम कोर्ट का एक रूल ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी एडवोकेट को अगर वकालतनामा फाइल करना है, पेटिशन फाइल करना है, एफिडेविट फाइल करना है, मतलब जितनी भी फाइलिंग करने से रिलेटेड काम है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही कर सकता है, नॉर्मल एडवोकेट नहीं कर सकता है। अब इसका रीजन भी भैया बिल्कुल सिंपल है, क्लियर, और वो ये है कि ताकि मतलब कोई नॉर्मल सा भी एडवोकेट आके मतलब टाइम ना वेस्ट करे सुप्रीम कोर्ट का, कुछ भी फाइल करे दे रहे हैं, कुछ भी करे दे रहे हैं, अपीयर होके कुछ भी बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने। और सुप्रीम कोर्ट को तो आप जानते ही हो, नेशनल इंपॉर्टेंस के बहुत सारे केसेस वो देखती है, तो आप समझ सकते हो सुप्रीम कोर्ट कांट अफोर्ड द वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं तो पता चला कोई भी एडवोकेट है, बस बार का एग्जाम निकाला है, अभी कुछ प्रैक्टिस किया नहीं है, ना बात करने का तरीका, ना आर्गुमेंट करने का तरीका आता है, ना फाइल करने का तरीका आता है, पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो अपनी तो बेइज्जती कराएंगे भी, साथ में कोर्ट का भी समय वेस्ट करेंगे। तो इसी को रोकने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एडवोकेट वहां जाके आर्ग्यू नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन जो फाइलिंग होगी वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करेगा। ड्राफ्ट कोई भी एडवोकेट कर सकता है, लेकिन उसको फाइल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करेगा, AOR। अब सवाल आता है कि भैया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैसे बने? तो इसका भी एक अलग एग्जाम आता है, उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब इस 5 साल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो 4 साल हैं उसमें प्रैक्टिस किसी भी कोर्ट में किया होना चाहिए,
और जो 1 साल बच रहा है प्रैक्टिस अंडर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब ये जो है 1 साल मैंने बताया जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर प्रैक्टिस करना है, वो जो AOR हैं पर्टिकुलर, उनको भी मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का। नाउ नेक्स्ट टर्म है एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल कौन होता है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो वकील होता है उसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मुकदमे होते हैं वो एडवोकेट जनरल साहब देखते हैं और उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। हर स्टेट का अलग एडवोकेट जनरल होता है, यूपी का अलग होगा, MP का अलग होगा और रेस्पेक्टिव स्टेट के रेस्पेक्टिव गवर्नर्स उनको अपॉइंट करेंगे। एंड एडवोकेट जनरल also acts as the legal advisor of that particular state government. नेक्स्ट टर्म है अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील, सेंट्रल गवर्नर का लीगल एडवाइजर। ही इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एडवाइजर हैं, वकील हैं। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी केसेस चलेंगे उधर यही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इनके अलावा भी इनके एक सबॉर्डिनेट होते हैं जिनको सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा लेस सीरियस केसेस में जाते हैं या ऐसे केसेस में जाते हैं जहाँ अटॉर्नी जनरल ना पहुंच पाए। मान लो बीमार हो गए अटॉर्नी जनरल साहब, तो सॉलिसिटर जनरल साहब पहुंच गए वहां पे और जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं, ही इज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। जहां अटॉर्नी जनरल नहीं रहेंगे वहां पे सॉलिसिटर जनरल रहेंगे। और SG का मेन काम होता है असिस्ट करना AG को, अटॉर्नी जनरल को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर। अब देखिए, आपको मालूम है कि अगर क्राइम होता है तो उसको सिर्फ ये कंसिडर नहीं किया जाता है कि इट इज द क्राइम अगेंस्ट द विक्टिम ओनली, इट इज ऑल्सो अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द स्टेट। तो इसीलिए आप कभी भी क्रिमिनल केस का नाम देखोगे तो उसमें एक पार्टी स्टेट होती है जो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वर्सेस में होता है अक्यूज्ड। फॉर एग्जांपल मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो इसमें स्टेट ऑफ यूपी जो पार्टी है वो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जो मुकेश मैंने नाम बताया वो अक्यूज्ड है। और ऐसे क्रिमिनल केसेस में स्टेट रिप्रेजेंट करता है विक्टिम को और इस केस में स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट होता है उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। और सिमिलरली अगर कोई सिविल सूट है तो उस सूट में स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं। क्रिमिनल मैटर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सिविल मैटर में गवर्नमेंट प्लीडर। तो यही सब वेरियस टाइटल्स थे और डेजिग्नेशंस थे जो लॉ स्टूडेंट्स को तो मालूम होना ही चाहिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप आम आदमी हो, नॉर्मल सिटीजन हो, तब भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है। और आपने देखा होगा जितने जितने टाइटल मैंने बताया उनकी अलग अलग ड्यूटीज हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सबका काम करने का तरीका सेम नहीं है। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे सेफ, जय हिंद।